गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग माइन लाइटिंग एंड वेंटिलेशन देखेंगे जो कि डीजीएमएस सिलेबस में है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन हम लोग हीट एंड ह्यूमिडिटी इन माइंस देख रहे थे, रेफ्रिजरेशन देख रहे थे, माइन कूलिंग देख रहे थे, ये सब देखे थे। आज हम लोग माइन लाइटिंग एंड इल्यूमिनेशन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइट क्यों इम्पोर्टेंट है माइंस में। क्यों इम्पोर्टेंट है लाइट माइंस में? क्योंकि लाइट अगर देखा जाए तो कहाँ चाहिए उनको? अंडरग्राउंड माइंस में चाहिए, ठीक है। 24 आवर्स चाहिए, है ना। और ओपन कास्ट माइंस में ड्यूरिंग नाइट टाइम चाहिए, है ना, ड्यूरिंग नाइट टाइम। अब है कि अंडरग्राउंड माइंस में लाइट हमको क्यों चाहिए 24 आवर्स? क्यों? क्योंकि देर इज कंप्लीट absence ऑफ नेचुरल लाइटिंग। सूर्य की रोशनी क्या है कि अंडरग्राउंड माइंस के अंदर नहीं पहुंच पाती है। दूसरा है कि हम लोग वर्क करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं माइंस के अंदर, ठीक है। क्या वर्क करते हैं हम लोग के माइंस के अंदर? हम लोग माइनिंग करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, बहुत सारे मशीन्स चलते हैं, वर्कशॉप चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट एड स्टेशन रहता है, बैटरी चार्जिंग स्टेशन रहता है, बहुत सारा कुछ रहता है माइंस के अंदर, ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस के अंदर। तो हर जगह हर मशीन को ऑपरेशन के लिए, वर्कर्स के वर्किंग के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए लाइट, ठीक है। चूंकि वहां पर नेचुरल लाइट नहीं है तो हमारे पास क्या दूसरा ऑप्शन बचता है कि हम लोग आर्टिफिशियल लाइट वहां पर इंस्टॉल करें जो इलेक्ट्रिसिटी से चले, या फिर कैप लैम्प, सेफ्टी लैम्प। जैसे कि हमको पता ही है कि पहले के जमाने में जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ रहता था तो भी माइनिंग होता था, तो हम लोग कुछ और अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। आज के डेट में हम लोग इलेक्ट्रिकल लैंप्स इंस्टॉल करते हैं और वर्कर्स अपने साथ एक कैप लैंप लेके जाता है, सेफ्टी लैंप रहता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के लैंप्स हैं जिसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। एक यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि अगर माइंस में कम लाइट है, ठीक है, और अगर वर्कर्स क्या कर रहा है, इनसफिशियंट लाइट में वर्क कर रहा है, इनसफिशियंट लाइट के कारण एक आई डिसीज होता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं निस्टेगमस, है ना। किसको होता है? वर्कर्स इन माइंस वर्किंग इन इनसफिशियंट लाइट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को याद भी रखेंगे कि कम रोशनी में वर्क करने के कारण वर्कर्स को कौन सा डिसीज होता है, तो उस डिसीज का नाम है निस्टेगमस, ठीक है। याद रखेंगे हम लोग। ये क्या है? एक आई डिसीज है। कितना बार आएगा कि वो आई डिसीज इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आई डिसीज, तो हम लोग को टिक करना है निस्टेगमस को, है ना। अब चूंकि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लाइट को पढ़ रहे हैं, इल्यूमिनेशन को पढ़ रहे हैं, तो कुछ कुछ फोटोमेट्रिक टर्मिनोलॉजीज को हम लोग अगर नहीं समझेंगे हम लोग चीजों को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो लाइट को क्वांटिफाई करने के लिए, क्वांटिफाई मतलब जैसे सपोज एक टॉर्च से लाइट आ रहा है, ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि लाइट आ रहा है। इससे एक बड़ा टॉर्च से लाइट आ रहा है, हम लोग बोलेंगे इससे मोर लाइट आ रहा है, और ज्यादा लाइट आ रहा है। पर हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कितना क्वांटिटी में लाइट आ रहा है। जैसे हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो हम लोग 1 kg 2 kg ऐसे कुछ लेते हैं। उसी तरह हमको जरूरी है कि हम लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, और जो साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं, प्लानिंग डिजाइन करेंगे, तो हम लोग माइन लाइट को क्वांटिफाई करें, मतलब एक क्वांटिटी में बताएं कि एक 7 वाट का बल्ब इतना क्वांटिटी लाइट देता है, 10 वाट का बल्ब इतना क्वांटिटी लाइट देता है। ये क्वांटिफिकेशन जरूरी है। तो लाइट के क्वांटिफिकेशन के लिए हमारे पास दो यूनिट है या दो सिस्टम बोले तो है। पहला है इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम लोग एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। जहां भी हम लोग स्टैंडर्ड लाइटनिंग के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ वर्कआउट करेंगे, इन दोनों में से सिस्टम पे ही उसके सारे यूनिट्स दिए रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या है लाइट? तो सपोज देखिए एक चीज, जैसे सपोज एक टॉर्च है, सिंपल एग्जांपल एक लेते हैं। ये क्या है? एक टॉर्च है। यहाँ पर सामने एक ग्लास लगा रहता है, अंदर एक बल्ब रहता है, ठीक है। पीछे बैटरीज रहते हैं ना, 2 3 बैटरी रहता है। सपोज ये सिंपल टॉर्च है। यहाँ पर एक स्विच रहता है, जैसे हम लोग स्विच को प्रेस करते हैं यहाँ से क्या होता है? लाइट एनर्जी निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो टॉर्च में हो क्या रहा है कि बैटरी के पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था ना,
बैटरी के पास क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है लाइट एनर्जी में, ठीक है। तो टॉर्च में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और लाइट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये फोटॉन्स हम लोग को दिखता क्यों है, फोटॉन्स के कारण, ठीक है। तो जैसे ही टॉर्च जलाते हैं यहाँ से फोटॉन्स क्या होता है, एमिट होना स्टार्ट हो जाता है, और हम लोग किसी चीज को अंधेरे में भी यहाँ देख सकते हैं। क्लियर है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ लुमिनस एनर्जी गिवन बाय एनी लाइट सोर्स। फिर से समझते हैं क्या है कि कितना लाइट एनर्जी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है कि कितना कोई सोर्स ऑफ लाइट है, कोई क्या है, ये सोर्स ऑफ लाइट है ना, लाइट सोर्स है, वो कितना लाइट एनर्जी एमिट कर रहा है, ठीक है। ये टॉर्च है, ये कितना लाइट एनर्जी एमिट कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग समझें तो जैसे बैटरी में देखेंगे आजकल चाइनीज टॉर्च आता है कि एक बार दबाएंगे तो थोड़ा सा आएगा लाइट, तो हम लोग बोलेंगे लेस लुमिनस इंटेंसिटी, फिर एक बार दबाएंगे तो ज्यादा लाइट आएगा, फिर एक बार दबाएंगे तो बहुत ज्यादा लाइट आएगा। तो हो क्या रहा है कि लुमिनस एनर्जी है ना, जो एनर्जी, लुमिनस एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी, लुमिनस एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी कितना दे रहा है वो टॉर्च, वो हमको दिखेगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग टॉर्च की जगह एक एलईडी लैंप ले ले, एलईडी लाइट ले ले, एलईडी बल्ब ले ले, तो ये टॉर्च के मुकाबले ये क्या करेगा, ज्यादा लुमिनस एनर्जी एमिट करेगा, है ना, ज्यादा लुमिनस एनर्जी एमिट करेगा। अब फिर यही एलईडी बल्ब जो 10 वाट का था, इसकी जगह सपोज हम लोग 50 वाट का एलईडी लैंप ले लें या एलईडी बल्ब ले लें, तो ये क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा लाइट एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा लाइट एनर्जी एमिट करेगा। तो लुमिनस एनर्जी को अगर हम लोग समझें तो क्या है कि कोई भी लाइट सोर्स कितना एनर्जी एमिट कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि सपोज हम लोग एक बल्ब जलाए, ये क्या कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है। तो लाइट भी क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो कोई भी जो लाइट का सोर्स है वो कितना एनर्जी एमिट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर हो सकता है कि हम लोग वोल्टेज बढ़ा दें सपोज, है ना, तो वही इंस्ट्रूमेंट या वही सोर्स ज्यादा लाइट एमिट करने लगे, हम लोग बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट अभी ज्यादा है। फिर जब बैटरी सपोज उसका कम हो जाएगा तो हो सकता है उसका लाइट थोड़ा डिम हो जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे कि अभी इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, कम है, ये कम ल्यूमिनस एनर्जी एमिट कर रहा है, ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है कि कितना लाइट एनर्जी कोई सोर्स एमिट कर रहा है। इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम लोग कैंडल्स में मेजर करते हैं, या फिर कैंडल पावर में मेजर करते हैं, या फिर कंडेला, कंडेला क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है कि कितना लाइट एनर्जी या लुमिनस एनर्जी कोई सोर्स एमिट कर रहा है। किस यूनिट में मेजर करते हैं, उसको कैंडल्स में मेजर करते हैं, या फिर कैंडल पावर में मेजर करते हैं, या फिर कैंडेला मेजर करते हैं। कैंडल में, कैंडल क्या होता है कि लाइट गिवन बाय वन स्टैंडर्ड कैंडल, ठीक है। तो मान लीजिए कोई बल्ब हम लोग बोल सकते हैं कि 100 कैंडल के बराबर लाइट दे रहा है, ठीक है। तो उसका कितना लाइट एनर्जी निकल रहा है, जैसे हम लोग 100 कैंडल को एक साथ जलाते तो उतना लाइट एनर्जी उस बल्ब से आ रहा है ना। तो कैंडल से मेजर कर सकते हैं, कैंडल पावर में मेजर कर सकते हैं, या फिर कैंडेला में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि एक लाइट का सोर्स है, तो वो अलग अलग दिशा में अलग अलग इंटेंसिटी देता है। जैसे मान लीजिए ये एक टॉर्च है, ठीक है, ये एक टॉर्च है, यहाँ पर इसका बल्ब है, तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा लाइट ये सीधे में दे रहा है, सबसे ज्यादा लाइट ये सामने दे रहा है, इधर थोड़ा सा कम है, इधर थोड़ा कम है, इधर इधर तो बिल्कुल भी जीरो के बराबर है, ठीक है। तो लाइट सोर्स क्या होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग इंटेंसिटी उसका रहता है, अलग अलग लाइट एनर्जी चाह रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ सामने, फिर जैसे जैसे हम लोग इससे इस डायरेक्शन में जाएंगे क्या होगा, यहाँ पर लाइट एनर्जी कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलें कि कैंडल पावर या कंडेला है, तो वो करेक्ट पिक्चर नहीं देगा। अगर सपोज हम लोग पूछें कि सपोज ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट क्या है, टॉर्च है, तो हम लोग बात करें कि व्हाट इज द लुमिनस इंटेंसिटी, तो हमको बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में, सामने या साइड में
या फिर बिल्कुल इसके 90 डिग्री में, टॉर्च के एकदम पीछे। तो डायरेक्शन अगर हम लोग नहीं बताएंगे तो करेक्ट पिक्चर हमको लुमिनस इंटेंसिटी का नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि हम लोग भी समझ सकते हैं कि टॉर्च के सामने ज्यादा लाइट आएगा, पीछे बिल्कुल भी नहीं आएगा और साइड्स में थोड़ा थोड़ा आएगा। तो जब भी हम लोग लाइट इंटेंसिटी का वो को बताना चाहेंगे तो जरूरी है कि हम लोग डायरेक्शन के साथ बताएं, तभी करेक्ट पिक्चर हमको मिल पाएगा। आगे देखते हैं। मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, इट इज द एवरेज कैंडल पावर। अब कैंडल पावर क्या है? लाइट इंटेंसिटी का यूनिट है ऑफ लैंप इन ऑल डायरेक्शंस इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सोर्स एंड इज यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग। देखिए सपोज ये क्या है, लैंप चल रहा है या एक बल्ब जल रहा है, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो यहाँ से क्या होगा, लाइट इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, ठीक है, इधर भी आएगा। तो हम लोग एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अलग अलग, यहाँ पर कुछ और लाइट आएगा, यहाँ कुछ और लाइट आएगा, यहाँ पर कुछ और लाइट आएगा, यहाँ कुछ और लाइट आएगा, यहाँ कुछ और लाइट आएगा। तो अलग अलग दिशा में हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही, ठीक है। मान लेते हैं छत पे ये रूफ में एक लैंप जल रहा है और फ्लोर पे हम लोग कंसीडर करें कि अलग अलग दिशा में क्या हो रहा है, अलग अलग लाइट आ रहा है। तो इन सब डायरेक्शन में जो लाइट आ रहा है, सपोज यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ 15 आ रहा है, यहाँ 20 आ रहा है, फिर यहाँ 15 आ रहा है, फिर यहाँ 20 आ रहा है। इन सब का हम लोग एवरेज ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे और उसको जितना नंबर, इसे यहाँ पर 3 to 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो एक वैल्यू हमको आएगा, वही है मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। कितना एवरेज कैंडल पावर कोई लैंप दे रहा है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। इसमें पूरे 360 डिग्री में नहीं ले रहे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि सिर्फ जमीन पे ले रहे हैं, है ना। कैसे ऑप्टेन करते हैं कि लैंप को हम लोग एक वर्टिकल एक्सिस में रोटेट करते हैं ना, उससे हमको कंप्लीट पिक्चर मिलता है मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर का। उसी तरह मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, ये भी क्या है कि सपोज ये एक बल्ब जल रहा है, ये 360 डिग्री में लाइट फेंकेगा। सपोज ये है ना, छत की तरफ भी फेंकेगा, इधर दीवार की तरफ भी फेंकेगा, इधर जमीन की तरफ भी फेंकेगा, फ्लोर की तरफ भी, हर एंगल में क्या करेगा, ये लाइट फेंकेगा, ठीक है। तो हर एंगल में, हर डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, लाइट इंटेंसिटी को मेजर कर लेंगे और उसके बाद उसको एवरेज कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, ठीक है। It is the average candle power of lamp in all directions or the candle power of a uniform source given the same total flux of light, ठीक है। तो मतलब कि कितना लाइट दे रहा है हर डायरेक्शन में मेजर कर लेंगे और हम लोग बताएंगे कि मीन स्फेरिकल कैंडल पावर कितना है, ठीक है। तो मीन स्फेरिकल कैंडल पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल लाइट, कि कितना टोटल लाइट दे रहा है ना, हम लोग हर डायरेक्शन में तो कैलकुलेट कर ही लिए, तो उससे हमको इनडायरेक्टली निकल जाएगा कि कितना टोटल लाइट वो लैंप दे रहा है ना। हम लोग कैंडल पावर हर डायरेक्शन में लेके मेजर कर लेते हैं। कैंडल पावर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी दैट कंपेयर्स लाइट इंटेंसिटी ऑफ सोर्स टू स्टैंडर्ड कैंडल, ठीक है। तो कैंडल पावर क्या है, सपोज हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो मेरा बल्ब है ना, या ये टॉर्च है, ये 10 कैंडल पावर का है। ये क्या है, 10 कैंडल पावर का। इसका अर्थ क्या है कि एक स्टैंडर्ड कैंडल है जो कैलिब्रेटेड है कि इतना हाइट, इतना साइज, इतना मोटाई का एक कैंडल है ना, ये एक लाइट दे रहा है। ये क्या दे रहा है, लुमिनस इंटेंसिटी दे रहा है, ठीक है। ये एक लाइट दे रहा है ना, या लाइट एनर्जी ये एमिट कर रहा है। तो अगर इस टाइप के 10 कैंडल को हम लोग इकट्ठा कर दें, जैसे 2 करेंगे तो लाइट थोड़ा बढ़ जाएगा, 3 करेंगे तो लाइट थोड़ा और बढ़ जाएगा, इस तरह करके अगर 10 कैंडल को हम लोग एक साथ जलाएं, इस बल्ब या टॉर्च के बराबर लाइट देगा, ठीक है। तो कैंडल पावर या कैंडेला या कैंडल क्या है कि एक स्टैंडर्ड कैंडल कितना लाइट इंटेंसिटी एमिट कर रहा है, ठीक है। अब कैंडल पावर क्या है, थोड़ा सा पुराना टर्म हो गया है, इसको हम लोग अभी कैंडेला बोलते हैं ना। कैंडेला क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर करते हैं।
फिर से क्वेश्चन, इल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं? तो हम लोग कैंडेला में मेजर करते हैं। इस चीज को ध्यान से रखेंगे याद। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट कितना लाइट एनर्जी एमिट कर रहा है ना। अलग अलग सोर्स का अलग अलग लुमिनस इंटेंसिटी होता है। जैसे 7 वाट का बल्ब का लुमिनस इंटेंसिटी कम होगा, 10 वाट का उससे ज्यादा होगा, 50 वाट का उससे ज्यादा होगा, 500 वाट के बल्ब का और भी ज्यादा लुमिनस इंटेंसिटी होगा। कितना लाइट एनर्जी कोई चीज या कोई लाइट सोर्स एमिट कर रहा है, वही है लुमिनस इंटेंसिटी। फिर है इल्यूमिनेशन। कि इल्यूमिनेशन क्या, हम इसको इल्यूमिनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इल्यूमिनेंस ये क्या है? अमाउंट ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन ए सरफेस। सपोज ये हमारा रूम का फ्लोर है, ये क्या है? रूम का फ्लोर है। बल्ब यहाँ पर कहीं जल रहा है, ठीक है। यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ लाइट आ रहा है, यहाँ लाइट आ रहा है, यहाँ लाइट आ रहा है, ये यहाँ लाइट आ रहा है। तो सबसे हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि बीच वाले में सबसे ज्यादा लाइट आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर उससे कम आ रहा है, और यहाँ पर जो फारदेस्ट कॉर्नर है यहाँ सबसे कम लाइट आ रहा है। क्यों? एक बल्ब जल रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्सिमम इल्यूमिनेशन यहाँ पर है, फिर यहाँ उससे कम है, फिर उससे कम यहाँ है, और सबसे कम इल्यूमिनेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन से हम लोग क्या मेजर करते हैं कि किसी एक पॉइंट पे कितना लाइट आ रहा है ना, कितना लाइट आ रहा है। इल्यूमिनेशन को हम लोग ई से भी डिनोट करते हैं। इसको हम लोग फुट कैंडल या फिर मीटर कैंडल में बताते हैं, सीजीएस यूनिट में, ठीक है। एसआई यूनिट में भी हम लोग देखेंगे। तो इल्यूमिनेशन को सीजीएस यूनिट में हम लोग किस में बताते हैं? मीटर कैंडल में, ठीक है। इल्यूमिनेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? कैंडेला ऑफ सोर्स कितना है, लुमिनस इंटेंसिटी कितना है। कैंडेला ऑफ सोर्स मतलब जो सोर्स है, जो बल्ब है या जो लैंप है, उसका कितना है लुमिनस इंटेंसिटी कितना है, ठीक है। हो सकता है कि वो 50 कैंडल पावर का हो, लुमिनस इंटेंसिटी कितना हो, 50 कैंडल पावर हो। अब डिस्टेंस इन मीटर, ये बल्ब से इसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है, वो हम लोग निकाल लेंगे। उसका स्क्वायर कर देंगे इनटू कॉस थीटा। ये थीटा क्या होता है कि सपोज ये थीटा क्या होता है कि सपोज ये मेरा बल्ब है ना, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग मेजर कर रहे हैं इल्यूमिनेशन। तो यहाँ से एक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन वर्टिकल के साथ या नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस पे है और ये थीटा कितना है, उसका कॉस थीटा ले लेंगे। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी एक जगह पे इल्यूमिनेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इल्यूमिनेशन यहाँ पर होगा, क्यों? यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पर क्या है? कॉस थीटा बराबर 0, और एकदम इसके परपेंडिक, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर और दूर जाएंगे तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो उस सरफेस पे इल्यूमिनेशन क्या होगा? घटता चला जाएगा। और इल्यूमिनेशन दूरी के साथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी स्क्वायर में, है ना। कि डिस्टेंस अगर डबल हो जाएगा तो लाइट 4 गुना घट जाएगा, ठीक है। तो थीटा क्या है कि उस सरफेस पे एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। तो मान लीजिए कहीं पर सपोज यहाँ पर निकालना है, तो लाइट रे यहाँ से कैसे आएगा? ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ हम लोग एक नॉर्मल बना देंगे, ये हम लोग थीटा को मेजर कर लेंगे, ये थीटा है। और डिस्टेंस क्या है हमारा कि कितना दूर है उस लाइट रे से, ठीक है। अब हम लोग कैसे बताते हैं इल्यूमिनेशन को? तो इल्यूमिनेशन का यूनिट बताने का क्या है? मीटर कैंडल है। तो हम लोग यहाँ से याद रखेंगे कि इल्यूमिनेशन को हम लोग किस यूनिट में बताते हैं? तो इल्यूमिनेशन को हम लोग मीटर कैंडल में बताते हैं, ठीक है। याद रखिए यहाँ से फिर से कि यूनिट क्या है इल्यूमिनेशन का? मीटर कैंडल, ठीक है। देखिए यहाँ से थीटा क्या है? सपोज ये बल्ब है, तो ये यहाँ सरफेस है, इस पॉइंट पे ये क्या है? लाइट रे है। ये यहाँ पे क्या किया हम लोग? एक नॉर्मल बना दिए, यहाँ नॉर्मल बनाए, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? थीटा। क्लियर है? तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 1 मीटर कैंडल, 1 मीटर कैंडल मतलब क्या हो गया
कि किसी एक सरफेस पे जो लाइट से क्या है 1 मीटर की दूरी पे है, तो वहां पर इल्यूमिनेशन कितना पहुंच रहा है, 1 मीटर कैंडल। अब जो सोर्स ऑफ लाइट है उसका कितना इल्यूमिनेस इंटेंसिटी कितना है, 1 कैंडेला है, ठीक है। अगर 10 कैंडेला रहता तो हम लोग क्या बोलते, 1 मीटर दूरी पे वहां पर 10 कैंडल मीटर, ठीक है। वही 2 मीटर दूरी पे क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 कैंडेला कितना है, 1 है। देखिए कैंडेला कितना है, यहाँ 1 है, डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। मान लेते हैं कि थीटा 90 डिग्री है, तो कॉस 90, सॉरी थीटा क्या है, 0 डिग्री है, तो कॉस 0 1 होता है। यहाँ इल्यूमिनेशन क्या हो जाएगा, 1/4 मीटर कैंडल। तो देख रहे हैं पॉइंट वही है, 1 मीटर दूरी पे 1 मीटर कैंडल आ रहा है, और अगर हम लोग दूरी 2 मीटर की है तो वहां पर लाइट इल्यूमिनेशन कितना हो गया, 1/4 हो गया। 3 मीटर करेंगे तो वहां पर लाइट 1/9 हो जाएगा। तो इसलिए जैसे ही कोई सोर्स से हम लोग दूर जाते जाएंगे, जितना दूर जाएंगे लाइट उसके स्क्वायर में कम होता जाएगा, ठीक है। और हम लोग 1 मीटर कैंडल को लक्स भी बोलते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन आ सकता है कि 1 लक्स इक्वल्स टू, तो हम लोग लिखेंगे 1 मीटर कैंडल, ठीक है। 1 लक्स इज इक्वल्स टू 1 मीटर कैंडल। क्लियर है। फिर है लुमिनस फ्लक्स। लुमिनस फ्लक्स क्या है, द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी एमिटेड बाय और रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय डिफरेंट सोर्स इज डिफरेंट बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो कोई लाइट एनर्जी, कोई सोर्स, मतलब कि सोर्स हो सकता है बल्ब, सोर्स हो सकता है टॉर्च, सोर्स हो सकता है सन, है ना। कुछ भी सोर्स हो सकता है, ठीक है। ये बल्ब भी लाइट का सोर्स है, टॉर्च भी है, सन भी है, ट्यूबलाइट भी क्या है, लाइट का सोर्स है, सेफ्टी लैम्प लाइट का सोर्स है, ठीक है। तो हर सोर्स जो लाइट एनर्जी एमिट करेगा वो अलग अलग होगा, डिपेंडिंग ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, है ना। कि वो उसके कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा। सेफ्टी लैम्प कितना लाइट एनर्जी एमिट कर रहा है, ट्यूबलाइट कितना कर रहा है, बल्ब कितना कर रहा है, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी को हम लोग जस्ट अभी समझे, है ना। तो वही कि कोई भी सोर्स कितना लाइट एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, कि इन ए गिवन टाइम या पर यूनिट टाइम कितना लाइट एनर्जी एमिट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लुमिनस फ्लक्स। लुमिनस फ्लक्स क्या है, कि पर यूनिट टाइम कितना लाइट एनर्जी वो एमिट कर रहा है, ठीक है। लाइट एनर्जी वही है जो लुमिनस इंटेंसिटी था, कि कितना लाइट एनर्जी कर रहा है। इसमें हम लोग क्या किए, लाइट एनर्जी को टाइम के साथ कर दिए, ठीक है, कि पर यूनिट टाइम कितना लाइट एनर्जी वो एमिट कर रहा है, तो वो क्या है, लुमिनस फ्लक्स। तो लुमिनस फ्लक्स क्या होता है, कि कोई भी लाइट सोर्स कितना लाइट एनर्जी पर यूनिट टाइम एमिट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लुमिनस फ्लक्स। लुमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, ल्यूमेन होता है। याद कर लेंगे यहाँ से कि यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स क्या होता है, ल्यूमेन होता है। इसको हम लोग समझ भी लेंगे कि लुमिनस फ्लक्स का यूनिट ल्यूमेन, ठीक है। अब होता है कि रेडिएंट एनर्जी क्या है, कि रेडिएंट एनर्जी समझ लेते हैं अगर हम लोग यहाँ यूज किए तो। वो होता है कि एनर्जी जो ट्रांसमिट होता है बिना मास के मूवमेंट का। सपोज हम लोग किसी को पत्थर फेंक के मार रहे हैं, तो एनर्जी तो ट्रांसमिट हो रहा है, पर वो पत्थर एक मास है जो उस एनर्जी को लेके जा रहा है। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि लाइट वेव्स होते हैं, इनको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ये मास को ट्रांसफर करते ही नहीं है। इसमें एनर्जी मूव करता है बिना मास के मूवमेंट के, ठीक है। तो लाइट क्या है, लाइट फोटोन से बना होता है। लाइट में बहुत सारे फोटोन, जैसे भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है, तो लाइट क्या है, फोटोन से बना रहता है। और हर फोटोन एक थोड़ा थोड़ा एनर्जी अपने साथ कैरी करता है, ठीक है। फिर है ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या है, यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स। यूनिट ऑफ ल्यूमेन क्या है, यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स, ठीक है। हम लोग जस्ट देखे थे पिछले स्लाइड में कि ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है, लाइट एनर्जी पर यूनिट टाइम है, और ल्यूमेन उसका यूनिट है। जब हम लोग ल्यूमिनस फ्लक्स को कैंडेला के साथ डिफाइन करते हैं ना, कैंडेला के टर्म में मेजर करते हैं, तो फिर वो आंसर हमारा ल्यूमेन में आता है। वन ल्यूमिट क्या है, वन ल्यूमेन क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ वन कैंडेला ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स और लाइट एनर्जी एमिटेड बाय लाइट सोर्स विद इन वन सॉलिड एंगल। तो ये देखिए, एक डिफाइन करने के लिए हम इमेज लिए, ठीक है। यहाँ पर बीच में क्या है कि एक
कैंडल पावर का क्या है, एक लैंप जल रहा है मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरे स्फीयर में लाइट जा रहा है ना, पूरे स्फीयर में लाइट जा रहा है। तो हम क्या किए यहाँ पर कंसीडर किए कि एक यूनिट एरिया को कंसीडर किए। ये यूनिट एरिया क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सेंटर पे एक कोन बना रहा है ना। तो ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्फीयर कौन जो एंगल बनाता है सेंटर ऑफ स्फीयर पे, वो उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो ये वन सॉलिड एंगल है, ठीक है, वन सॉलिड एंगल। इसमें लोग बोल सकते हैं ना कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, सर्कल के केस में, पर स्फीयर के केस में हम लोग सॉलिड एंगल में बात करते हैं, ठीक है। तो वन सॉलिड एंगल कितना, वन सॉलिड एंगल यूनिट डिस्टेंस पे कितना लाइट एनर्जी यहाँ पर पहुंच रहा है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन ल्यूमेन। तो ल्यूमेन की डिफिनेशन में हम लोग उतना डिटेल नहीं भी पढ़े तो चल जाएगा, फिर भी एक बार समझते हैं थोड़ा सा और, कि if the amount of one candela of luminous flux or light energy emitted by light source within one solid angle, तो ये जो वन सॉलिड एंगल है, ये वन यूनिट एरिया में कितना लाइट एनर्जी एमिट कर रहा है, यही क्या है, वन ल्यूमेन है। ल्यूमेन तब यूज करते हैं जब हम लोग कैंडेला में डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ल्यूमेंस एमिटेड बाय लैंप, तो कोई लैंप कितना ल्यूमेन एमिट कर सकता है, तो उसको मीन स्फेरिकल कैंडल पावर इंटू 4 पाई। 4 पाई क्योंकि ये 1 डिग्री में किया, अब पूरा स्फीयर कितना डिग्री बनाता है, तो 360 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर को 4 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल ल्यूमेन एमिटेड बाय सोर्स निकल जाता है। ल्यूमेन क्या है, यूनिट है लुमिनस फ्लक्स का। लुमिनस फ्लक्स क्या है, कि कितना लाइट एनर्जी पर यूनिट टाइम एमिट हो रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लुमिनस फ्लक्स। लक्स क्या है, लक्स है यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन है। लक्स और लुमेन के बीच एक रिलेशन है, लक्स और लुमेन के बीच एक रिलेशन है। तो 1 लक्स इज इक्वल्स टू 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1 लक्स इज इक्वल्स टू क्या है, 1 मीटर कैंडल। 1 मीटर कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लक्स बोलते हैं। 1 लक्स और ल्यूमेन के बीच क्या रिलेशन है, 1 लक्स इज इक्वल टू 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, मान लेते हैं इसका एरिया क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर कितना लाइट एनर्जी मिल रहा है पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये रिलेशन फिर से याद रखेंगे। ल्यूमेन क्या है, लुमिनस फ्लक्स। लुमिनस फ्लक्स क्या है, कि लाइट एनर्जी जो कोई सोर्स पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड में कितना लाइट एमिट कर रहा है, 1 मिनट में कितना लाइट एनर्जी एमिट कर रहा है, हम लोग पावर निकालते ही हैं। तो उसी तरह हम लोग लाइट एनर्जी कितना यूनिट एमिट हो रहा है पर यूनिट टाइम, तो वो हो गया लुमिनस फ्लक्स, ठीक है। और लक्स क्या हो गया, इल्यूमिनेशन का, कि यहाँ से लाइट तो निकल रहा है भाई, ये बल्ब है, यहाँ लाइट तो निकल रहा है, तो पर इस पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे कितना लाइट पहुंच रहा है, वही है इल्यूमिनेशन है। तो 1 लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। 1 लक्स इज इक्वल्स टू 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। इसको फिर से याद रख लिख लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमको हमेशा के लिए याद रहे। 1 लक्स इज इक्वल्स टू 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल लुमेन्स एमिटेड बाय लैम्प इज इक्वल्स टू मीन स्फेरिकल कैंडल पावर इंटू 4 पाई। बताने के लिए ये है ना कि स्पीयर है, ये लाइट सोर्स है, ये वन सॉलिड एंगल क्या होता है वो बताने के लिए मैं इसको यहाँ पर बनाया था, है ना। आगे चलते हैं। अब है कि हमको पढ़ने लिखने के लिए कितना, कम से कम कितना लाइट चाहिए, तो हमको 10 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या 10 लक्स लाइट चाहिए, है ना। इतना लाइट कम से कम पढ़ने के लिए चाहिए। 10 लक्स मतलब जो 10 इंटरनेशनल कैंडल लाइट देगा 1 मीटर की दूरी पे, मतलब कैंडल यहाँ चल रहा है, हम लोग यहाँ से 1 मीटर पे सीधा सीधी में कितना लाइट पहुंच रहा है, ठीक है, सामने डायरेक्शन में। थोड़ा सा भी डायरेक्शन डेविएट करेंगे तो यहाँ पर 10 से कम हो जाएगा, क्योंकि थीटा वैल्यू, थीटा की एक वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। अब कॉस ये सपोज 60 डिग्री हुआ, तो कॉस 60 डिग्री क्या होता है, कि कम होता है 1 से, है ना, तो फिर वैल्यू 10 से कम हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब है लुमिनस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट।
तो हम लोग किसी बल्ब को कितना वाट दिए, है ना। पावर इनपुट कैसे देते हैं, लुमिनस एफिशिएंसी को देखिए, एफिशिएंसी बराबर पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, ठीक है। पावर आउट इनपुट किस में होगा, हम लोग वाट में देंगे क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। पावर आउटपुट किस में होगा, तो लक्स में होगा, ठीक है। पावर आउटपुट किस में होगा, लक्स में होगा या लुमेन में होगा, ठीक है। पावर आउटपुट सॉरी लक्स में नहीं होगा, ये ल्यूमेन में होगा। क्यों, क्योंकि लक्स क्या है, कहीं पर इल्यूमिनेशन है। पावर आउटपुट ल्यूमेन मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो पावर आउटपुट किस में होगा, ल्यूमेन में होगा, ठीक है। तो यहां से हमको निकल जाएगा क्या है, एफिशिएंसी, कि कितना ल्यूमेन प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट टाइम और कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग दे रहे हैं पर यूनिट टाइम। फिर होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन समझिए क्या है, कि हम लोग सपोज यहाँ पर एक कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अंधेरा है तो हम लोग एक टॉर्च लेते हैं, इस पे लाइट मारते हैं, तो क्या होता है, लाइट एनर्जी इस पे पड़ता है और यहाँ से कुछ लाइट एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट होके हम जो यहाँ खड़े हैं तो हमारे आंख में ये आता है, तो हमारा आइस के थ्रू लाइट एनर्जी पहुंचता है, रेटिना पे जाता है, रेटिना सिग्नल्स भेजता है ब्रेन को, फिर ब्रेन इंटरप्रेट करके बताता है कि यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, हम इस चीज को कैसे देख पा रहे हैं, हम जो लाइट एनर्जी यहाँ मार रहे हैं, लाइट जो यहाँ दे रहे हैं, वो लाइट कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज तक आ रहा है। तो रिफ्लेक्शन क्या है, कि लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ता है, इसका कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। जो पार्ट रिफ्लेक्ट होता है वही इल्यूमिनेशन, वही देखने में यूजफुल है। जैसे कोल माइंस के अंदर हम लोग गए हैं ना, अंडरग्राउंड माइंस में गए ही हैं, तो देखिएगा जहां पर पेंटेड नहीं है, जहां व्हाइट वॉश नहीं, वहां टॉर्च मारिएगा, अब कितना भी लाइट चलेगा तो वहां अंधेरा ही रहेगा। उतना सेम लाइट, उतना ही एक रोडवे जो व्हाइट वॉश्ड है वहां भी उतना ही लाइट जल रहा है, तो वहां पर हमको ज्यादा रोशनी फील होगा। तो ब्लैक सरफेस या ब्लैक कलर बहुत ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत कम लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं रिफ्लेक्शन कोई बड़ा चीज नहीं है, हाँ? व्हाइट सरफेस क्या है, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, इसलिए अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग क्या करते हैं, लाइटनिंग के असर को बढ़ाने के लिए हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं। फिर अब कुछ कुछ रेगुलेशंस को भी देखना जरूरी है जो माइन लाइटनिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग रेगुलेशंस को देखते हैं कि वो कौन कौन सा रेगुलेशंस है जो माइन लाइटनिंग से रिलेटेड है, फिर हम लोग आगे समझेंगे। तो सबसे पहले रेगुलेशन 174 ऑफ सीएमआर, ये क्या बोलता है कि व्हाइट वॉशिंग करना है। कहाँ व्हाइट वॉशिंग करना है, तो रूफ को, छत को और साइड को हमको क्या करना है, अंडरग्राउंड माइंस में व्हाइट वॉश करना है। कहाँ कहाँ पर व्हाइट वॉश करना है, तो हर शाफ्ट के इनसेट पे, शाफ्ट के बॉटम पे, साइड्स पे, ठीक है, हर बाईपास पे जो रेगुलर यूज में है। जहां भी हॉल वाला रास्ता है उसके टॉप एंड बॉटम ऑफ एवरी हॉलेज प्लेन, हॉलेज प्लेन क्या हो गया, कि ये मान लीजिए हॉलेज का एक रास्ता है, ठीक है, तो यहाँ टॉप में भी करेंगे और बॉटम में भी व्हाइट वॉशिंग करेंगे। एवरी रेगुलर स्टॉपिंग प्लेस में, साइडिंग में, लैंडिंग में, पास बाय में, जंक्शंस में, फेस के 100 मीटर तक, ठीक है। तो क्लियरली अगर हम समझें कि ये अगर हमारा फेस चल रहा है तो फेस से 100 मीटर से यहाँ जो भी एरिया है हर जगह हम लोग क्या करेंगे, व्हाइट वॉशिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता भी है कि फेस से कितने दूर तक, कितने दूर पहले तक हमको व्हाइट वॉश करना है, तो 100 मीटर्स तक, ठीक है। हर ट्रेवलिंग रोडवे को व्हाइट वॉश करेंगे। हर प्लेस या रूम जहां पर हम लोग इंजन, मोटर या कुछ ऑपरेटर्स इंस्टॉल हो रहा है, हर फर्स्ट एड स्टेशन को हम लोग व्हाइट वॉश करेंगे, बैटरी चार्जिंग स्टेशन को, वर्कशॉप्स को, सबको हम लोग क्या करेंगे, व्हाइट वॉशिंग करेंगे। तो रेगुलेशन 174 बोलता है व्हाइट वॉशिंग के लिए। रेगुलेशन 175 क्या बोलता है, General lighting arrangements have to be provided in mine at different places, कि सामान्य रोशनी का व्यवस्था हमको अलग अलग
जगहों पर माइंस में करना है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, उस माइंस में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक लाइटिंग यूज करेंगे। इसका पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? एडिक्वेट जनरल लाइटिंग अरेंजमेंट शall बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑन द सरफेस वेयर नेचुरल लाइट इज इनसफिशिएंट। ठीक है, तो सरफेस पे वर्किंग आवर्स के दौरान अगर नेचुरल लाइट सफिशिएंट नहीं है, तो हर इंजन हाउस में देंगे, शाफ्ट के आसपास देंगे, ठीक है, ओपन कास्ट वर्किंग में देंगे, संटिंग और मार्शलिंग जहां पर ट्रेन लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है वहां पर देंगे, और हर वो जगह पे देंगे जहां पर आदमी को आना जाना है। तो ये सरफेस पे बात कर रहा है। सरफेस पे कब नेचुरल लाइट पॉसिबल नहीं रहता है, सफिशियंट नहीं रहता है? रात के टाइम में, नॉर्मली शाम के टाइम में, ठीक है। और कुछ कुछ जैसे इंजन हाउसेस होता है जहां पर ठीक से रोशनी नहीं पहुंच पाता, तो वहां भी हमको लाइट देना है। बिलो ग्राउंड यानी अंडरग्राउंड में कहाँ कहाँ पर हम लोग लाइटनिंग व्यवस्था करेंगे? तो हर शाफ्ट के इंसेप्ट में, शाफ्ट के बॉटम में, लैंडिंग में, साइडिंग में, ठीक है, जो भी रेगुलर यूज में है। ट्रेवलिंग रोडवे में करेंगे जहां पर 50 या उससे ज्यादा पर्सन्स आ जा रहे हैं, ठीक है। ये फिगर भी याद रखिएगा कि हम लोग नॉर्मल लाइट की व्यवस्था कहाँ पर करेंगे? तो हर ट्रेवलिंग रोडवे में करेंगे जिससे जिस रोडवे के थ्रू 50 या उससे ज्यादा पर्सन्स आ जा रहे हैं, ठीक है। और ये रेगुलेशन को मान लेते हैं कि ये अप्लाई हो गया यदि हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक लैंप या लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं हर पर्सन को, ठीक है। ये सब क्लॉज क्या है? है ना, कि ये दोनों, यही सब क्लॉज है कि ये दोनों ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड अगर हम लोग मानते हैं, अगर हम लोग हर वर्कर्स को क्या किए, अगर हम लोग लाइट या टॉर्च जो प्रोवाइड करते हैं, कैप लैंप दे दिए, तो मान लेते हैं कि ये सब रेगुलेशन फुलफिल हो गया, ठीक है। टॉप और बॉटम से, इंक्लाइन के टॉप और बॉटम में जो रेगुलर यूज है वहां में हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल लाइटनिंग का अरेंजमेंट करेंगे। कॉलेज रोडवे में नॉर्मल लाइटनिंग का अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। वैसे जगह पे जहां हम लोग माइन टब्स को एक साथ जोड़ रहे हैं उसको बोलते हैं कपलिंग। अनकपल्ड मतलब दो तीन चार पांच जुड़े हुए टब्स को अलग अलग करना, उसको बोलते हैं अनकपलिंग, ठीक है। या फिर जहां भी हम लोग अटैच या डिटैच कर रहे हैं ट्रेन ऑफ टब्स को हॉलेज रोप से, हर वैसे जगह पे हम लोग क्या करेंगे? लाइट का व्यवस्था करेंगे। हर वैसे जगह हम लोग लाइट की व्यवस्था करेंगे जहां पर हम लोग माइन टब्स को मशीन से फिल कर रहे हैं, ठीक है। कैसे फिल कर सकते हैं? चाहे तो हम लोग एसडीएल से कर दें या फिर हम लोग बंकर बनाए वहां से करें, ठीक है। हर रूम में जहां पर हम लोग इंजन स्टोर कर रहे हैं, मोटर स्टोर कर रहे हैं या अदर एपरेटस स्टोर कर रहे हैं, लाइटनिंग का व्यवस्था, सामान्य लाइट का व्यवस्था वहां भी करेंगे जहां पर हम लोग डीप पिलरिंग कर रहे हैं, ठीक है। हर फर्स्ट एड स्टेशन में इलेक्ट्रिक लाइट लगा रहेगा। Provided that lightning fixtures installed in a gaseous seam of the second or third degree and blind ends of a gaseous seam of first degree which are not ventilated by a mechanical ventilator shall comply with the provisions of the Central Electricity Authority Rules CAR 2010। तो वैसे जगह पे जहां पर क्या हो रहा है कि सफिशियंट एयर नहीं जा रहा है, जैसे कि गैसी सीम्स के ब्लाइंड एंड्स में, है ना, डिग्री 1 गैसी सीम है और वो ब्लाइंड एंड है, वहां पर हवा नहीं पहुंच रहा है। सेकेंड डिग्री गैसी माइनस, थर्ड डिग्री गैसी माइनस, वहां पर क्या होता है? CH4 का एक्यूमुलेशन का खतरा बढ़ता है ना, परसेंटेज ऑफ CH4 का बढ़ने का खतरा बढ़ता है। तो वहां पर क्या है? हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं लाइट में, हो सकता है स्पार्क को, स्पार्क से क्या हो सकता है? शॉर्ट सर्किट हो सकता है, फायर लग सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक है। तो वैसे जगह पे CER सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रूल्स कुछ कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। उन गाइडलाइंस को हमको ऐसे जगह पे फॉलो करना है। हम लोग माइंस में इस टाइप का लाइटिंग प्रोवाइड करेंगे कि हमको ग्लेयर ना हो। ग्लेयर मतलब दिखने में दिक्कत ना हो। जैसे हम लोग कार चला रहे हैं तो सामने से दूसरा कार का लाइट आता है, तो हमको जो उस समय जो सिचुएशन क्रिएट होता है ग्लेयर, हमको चीजें साफ साफ नहीं दिखती है। तो हम लोग इस तरह से लाइटिंग अरेंजमेंट करें कि हमको चीजें साफ साफ दिखे और आंख पे जोर ना पड़े, है ना। नहीं तो क्या होगा? निस्टेगमस, जो लाइटनिंग कमी के कारण जो बीमारी होने का डर है, वो सब हो सकता है। जहां भी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो हम लोग लाइटिंग का अरेंजमेंट इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करेंगे, है ना।
पर जहां भी लैंप्स जल रहे हैं बिजली से, तो हम लोग क्या करेंगे, साथ में एक अल्टरनेट व्यवस्था भी रखेंगे कि यदि बिजली चल जाए तो बगल में एक हम लोग कुछ और भी लाइट्स लगा के रखेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से ना चलता हो, वो भी कंटिन्यूअसली 24 घंटा क्या होगा, जलता रहेगा, ताकि बिजली से चलने वाले अगर लैंप्स या बल्ब्स बंद हो जाएं तो जो अल्टरनेट है ना, जो वैकल्पिक व्यवस्था करके हम लोग रखे हैं, जो एडिशनल लाइट लगा रहे हैं, ये बिजली से नहीं चलते हैं, हो सकता है ये फ्लेम सेफ्टी लैंप हो या कुछ और हो, इसको भी हम लोग लगा के रखेंगे। कहाँ कहाँ पर इसको लगाना जरूरी है, तो शाफ्ट के बॉटम में, लैंडिंग में, है ना, इंजन रूम में, सरफेस पे, नाइट के बाद, ठीक है, इंजन रूम में, ट्रेवलिंग रोडवे में, एस्केप रूट में, हर जगह हम लोग इलेक्ट्रिकल लाइट भी लगाएंगे, प्लस एक और लाइट लगाएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से ना चलता हो, और दोनों लाइट 24 घंटे जलते रहेंगे। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल लैम्प का जो फिटिंग्स बनाएंगे उसको ऐसा बनाएंगे कि इसमें एक्सीडेंटल डैमेज ना हो, और शॉर्ट फायरिंग क्या होता है, जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं तो उस समय हम लोग कुछ प्रिकॉशंस लेंगे कि हमारा लैंप्स डैमेज ना हो पाए। फिर है फ्लोरोसेंट और लुमिनेसेंट पार्ट फाइंडर और इंडिकेटर shall be provided all along the traveling roadway and in the escape route in the mining। तो ये फ्लोरोसेंट और लुमिनेसेंट मतलब कि लाइट से चमकेगा, ठीक है। तो जैसे हाईवेज में आप चले होंगे तो देखे होंगे वो लोग कुछ लगा के रखते हैं, ऐसे ऐसे स्क्वायर टाइप का रहता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर। जैसे ही रोड पे लाइट पड़ेगा कार का या बाइक का, तो ये क्या होता है, चमकने लगता है, ये थोड़ा सा येलो हो जाता है या फिर रेड हो जाता है या व्हाइट हो जाता है, ये चमकना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो वो हमको क्या बताता है, जैसे टर्निंग है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगाया रहता है तो रात के टाइम में हमको टर्न लेने में मदद मिलता है। तो हम लोग भी क्या करेंगे कि हर ट्रेवलिंग रोडवे में जहां से वर्कर्स मूव करते हैं और एस्केप रूट में इस तरह कुछ रिफ्लेक्टर्स लगा के रखेंगे, ताकि इमरजेंसी के टाइम जब आदमी एस्केप कर रहा हो और रोशनी कम हो तो भी वो आराम से एस्केप कर पाए। फिर रेगुलेशन 176 बात करता है कि गैसी माइंस में हमको लाइटनिंग करना है। गैसी माइंस में लाइटनिंग करने में खतरा क्या रहता है कि इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस हो जाए और आसपास जो मीथेन हो वो इग्नाइट हो जाए, फिर क्या होगा कि फायर डैम एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इन सब चीजों का खतरा रहता है, ठीक है। तो CEAR जो है 2010 वो कुछ कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि जहाँ पर ज्यादा गैसी सीम्स है वहां पर हम लोग किस टाइप का लाइट लगाएं कि हम लोग इस खतरे से, CH4 एक्सप्लोजन के खतरे से बच सकें, है ना। तो हम लोग लाइटनिंग वैसे वैसे जगह पे ही लगाएंगे जहां पर इनटेक एयर से वेंटिलेशन हो रहा हो, रिटर्न एयर से कोई एरिया वेंटिलेट हो रहा हो, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, लाइटनिंग, बिजली से चलने वाला लाइट नहीं लगाएंगे। और कुछ और प्लेसेस पे रोडवे से जो 270, नॉर्मली हम लोग क्या पढ़े थे, ये हमारा फेस है ना, तो यहाँ से हम लोग 100 मीटर तक लाइट, सॉरी, व्हाइट वॉशिंग करते हैं, ठीक है। पर हम लोग बल्ब जो व्हाइट वॉशिंग 100 मीटर तक, अब बल्ब जो लगाएंगे वो फेस से 270 मीटर के बाद ही बल्ब्स को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, ताकि ये फ्लाई रॉक से टूटे ना, है ना। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि गैसी माइंस में फेस से कम 270 मीटर की दूरी पे ही हम लोग क्या करेंगे, बल्ब्स को इंस्टॉल करेंगे, है ना। और व्हाइट वॉशिंग कम से कम 100 मीटर दूरी से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग यूज करेंगे वो सब सब क्या हो कि फ्लेम प्रूफ हो, इंट्रिंसिकली सेफ हो, और वो अप्रूव्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के द्वारा अप्रूव्ड लैंप से हम लोग या लाइट से हम लोग यूज करेंगे गैसी माइंस में, ठीक है। रेगुलेशन 177 क्या बोलता है कि हर व्यक्ति जो भी माइंस के अंदर जाएगा वो अपने साथ एक लाइट लेके जाएगा। क्या लाइट लेके जाएगा, तो हर व्यक्ति अपने साथ एक सेफ्टी कैप लैंप लेके जाएगा, है ना। एक चीज मैं बता दूं कि सेफ्टी कैप लैंप जो होता है ना वो इंट्रिंसिकली सेफ होता है ना ये फ्लेम प्रूफ होता है, ठीक है। इंट्रिंसिकली सेफ या फ्लेम प्रूफ ये कुछ भी नहीं है,
फिर भी हम लोग यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये डीजीएमएस के द्वारा अप्रूव्ड रहता है। डीजीएमएस इसलिए इसको अप्रूव करती है, इसके अंदर अगर स्पार्क प्रोड्यूस भी होता है तो इतने कम इंटेंसिटी का होता है कि उसमें इतना शक्ति नहीं है कि वो आसपास के मीथेन को इग्नाइट कर पाए। तो अगर एग्जाम में आता है कि सेफ्टी कैप लैंप क्या है, या कैप लैंप इंट्रिंसिकली सेफ है, फ्लेम प्रूफ है, फायर प्रूफ है, या नाइदर इंट्रिंसिकली सेफ नॉर फायर प्रूफ, तो हमको नॉर इंट्रिंसिकली सेफ नॉर फायर प्रूफ इस पर क्लिक करना है। ठीक है। फिर क्या होता है कि वर्कर्स जो भी लाइट या लैंप लेके जाएगा माइंस के अंदर, वो क्या करेगा, माइंस से जैसे ही बाहर आएगा वो उसको लैंप रूम में रिटर्न कर देगा। यदि वो अपने साथ रखा हुआ है तो वो कुछ कंडीशन में रखेगा, और वो राइटिंग में परमिशन लेगा, मैनेजर साहब से परमिशन लेगा, और वो बताएगा रीजन के साथ कि वो क्यों फ्लेम सेफ्टी लैंप को या कैप लैंप को अपने पास रख रहा है, क्यों वो रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है। बिना मैनेजर के परमिशन के कोई भी व्यक्ति माइंस के अंदर से बाहर आएगा तो वो तुरंत लैंप रूम में उसको रिटर्न करेगा। और हर माइंस में सफिशियंट नंबर ऑफ सेफ्टी लैंप्स होना चाहिए, ताकि मान लीजिए कुछ में क्लीनिंग चल रहा हो, चेकिंग चल रहा हो, कुछ खराब हो जाए, कुछ डैमेज हो जाए, तो सफिशियंट सेफ्टी लैंप रहे जिसको हम लोग क्या कर सकें, माइंस के अंदर ले जा सकें। और अगर कोई एक ऐसा कंडीशन आता है जिसमें कि माइंस के अंदर सफिशिएंट सेफ्टी लैंप्स है कि नहीं, या कितना रखना है, तो कुछ भी डाउट हो तो उसको हम लोग रिफर कर सकते हैं चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। चीफ इंस्पेक्टर जो भी डिसीजन देंगे वो फाइनल होगा। फिर रेगुलेशन 178 बताता है स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग, कि कितना लाइट होना चाहिए। हम लोग पढ़े लक्स होता है इल्यूमिनेशन का यूनिट, ठीक है। ल्यूमेन होता है किस चीज का यूनिट, लुमिनस फ्लक्स का यूनिट। तो कहीं पर भी कितना लक्स लाइट होना चाहिए, ठीक है, कि, कितना इल्यूमिनेशन होना चाहिए कहीं पर, है ना, बोले तो कितना इल्यूमिनेशन होना चाहिए एट एनी प्लेस, हाउ मच इल्यूमिनेशन शुड बी देयर। इल्यूमिनेशन मतलब कि कितना वहां पर रोशनी है, ठीक है। इल्यूमिनेशन से अगर हम लोग डायरेक्ट समझें तो कितना वहां पर रोशनी है, तो वो रेगुलेशन 178 बताता है। If any doubt arises as to whether any lamp or light is of adequate lighting performance or not, it shall be referred to the chief inspector for decision. कोई लैंप या कोई बल्ब या कोई लाइट हम लोग माइंस के अंदर लगा रहे हैं, वो सफिशियंट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, उसके संबंध में कोई दिक्कत है, हम लोग चीफ इंस्पेक्टर को उनके डिसीजन के लिए भेज सकते हैं। ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस समय समय पे बताते हैं कि किस टाइप का लैंप, किस कैटेगरी का लैंप कहाँ कैसे इंस्टॉल करना है, किस जगह पे कितना लाइट होना चाहिए। ये सब सब कौन बताता है, तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। तो पूरा लाइटनिंग के केस में सारा पावर्स किसके पास है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के पास ही है। वही इंस्ट्रक्शन देंगे, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कोई भी कंफ्यूजन आता है तो। और ये सर्कुलर इशू होता है, ठीक है। क्या होता है, सर्कुलर इशू होता है। तो बहुत साल पहले तक हम लोग 1964 वाला ही सर्कुलर यूज कर रहे थे। अभी 2016 में एक नया सर्कुलर आ गया है, उसके हिसाब से हम लोग अंडरग्राउंड और सरफेस दोनों माइंस में लाइटनिंग करेंगे, है ना। सर्कुलर 6 of 2016 है ना, उसको हम लोग स्टडी भी करेंगे। उसी में दिया गया है कि कितना लाइटिंग कहाँ पर हमको रखना है। फिर है मेंटेनेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी लैंप्स। इसका अर्थ क्या है कि फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी लैंप्स इन यूज इन द माइंस, द प्रोविजन ऑफ सब रेगुलेशन 2 to 7 साल अप्लाई। कि हम लोग सेफ्टी लैंप्स माइंस के अंदर यूज कर रहे हैं, तो उसको हमको क्या करना है, अच्छे से रखना है, सेफली रखना है, सेफली मेंटेन करना है, सेफ्ली यूज भी करना है। ठीक है। हम लोग पढ़े ही हैं कि फ्लेम सेफ्टी लैंप तभी तक सेफ है जब तक हम लोग उसको सेफली वर्क कर रहे हैं, सेफली इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो सेफली असेंबल्ड नहीं है, सेफली वर्क सेफली असेंबल्ड नहीं है, सेफ तरीके से उसको हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो फ्लेम सेफ्टी लैंप फिर सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है। तो फ्लेम सेफ्टी लैंप के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करेंगे। वही क्या करेगा, लैंप को साफ करेगा,
लैंप के बत्ती को कट करेगा, है ना, लॉक्स को एग्जामिन करेगा और वही क्या करेगा, इशू करेगा। ठीक है, और वो कोई वैसा लैंप को वर्कर्स को इशू नहीं करेगा जब तक वो सेफ वर्किंग ऑर्डर में नहीं है और वो प्रॉपरली लॉक्ड नहीं है। हम लोग सबको पता ही, एक सेफ्टी लॉक को हम लोग को खोलने के लिए एक मैग्नेट चाहिए, अंडरग्राउंड में हम लोग उसको ओपन नहीं कर सकते, उसमें एक लॉक लगा होता है। A competent person appointed for the purpose shall examine every safety lamp at the surface immediately before it is taken below ground for use, and shall assure himself as far as practicable from external observation that such lamp is in safe working order and securely locked. एक कॉम्पिटेंट पर्सन वो क्या करेगा, कोई भी लैब जो माइंस के अंदर जाने से पहले, वो इशू करने से पहले क्या करेगा, उसको देख के एग्जामिन करेगा और वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगा बाहर से देख के कि लैंप सेफ वर्किंग ऑर्डर में है, तभी वो किसी को लैंप इशू करेगा, तभी वो लैंप माइंस के अंदर जाएगा। फिर कॉम्पिटेंट पर्सन जो लैंप माइन से बाहर आएगा ना, वर्कर्स हो सकता है शिफ्ट खत्म हुआ हो, लैंप को लेके बाहर आ रहे हैं, तो वो जब बाहर लैंप को रिसीव करेगा, है ना, वो लैंप रूम में लैंप को जमा करेंगे, वो कॉम्पिटेंट पर्सन क्या करेगा, उस लैंप को चेक करेगा और चेक करके देखेगा कि वो लैंप ठीक है कि नहीं है ना, सेफ कंडीशन में है कि नहीं है। अगर वो इंस्पेक्शन किया कि माइन से जो लैंप आ रहा है वो डैमेज्ड है या मिसयूज हुआ है, तो वो एक रजिस्टर में लैंप में क्या डैमेज है या लैंप के साथ कोई छेड़खानी किया गया है, एक रजिस्टर में उसको क्या करेंगे, नोट करेंगे और उस रजिस्टर को क्या करेंगे, मैनेजर साहब से काउंटर साइन भी करवाएंगे। ठीक है, The manager, assistant manager, or a competent person appointed for the purpose shall, once at least in every 7 days, examine thoroughly every safety lamp in use and shall record the result of examination of every such lamp in a, तो चाहे तो मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर या फिर किसी एक कॉम्पिटेंट पर्सन को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो 7 दिन में कम से कम वीक में एक बार सारे सेफ्टी लैंप्स को क्या करें, जो भी यूज में है उनको एग्जामिन करें और उस ऑब्जर्वेशन को क्या करें, वो रजिस्टर में नोट करें। ठीक है, नो पर्सन शल बी अपॉइंटेड एज कॉम्पिटेंट पर्सन। अब यहाँ पर कॉम्पिटेंट पर्सन किसी वैसे व्यक्ति को नहीं बनाया जाएगा जब तक कि उसके पास या तो मैनेजर का या ओवरमैन का या गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट ना हो। हम लोग कोई मजदूर है उसको कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं बना सकते, जाओ तुम लोग जाके लैब को चेक करके आओ, कम से कम मिनिमम उसके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये जो रेगुलेशन है CMR 2017, तो CMR 2000 1957 के रेगुलेशन 12 के तहत लैंप चेकर का सर्टिफिकेट दिया जाता था, है ना, तो वो भी वैलिड रहेगा। किसी के पास लैंप चेकर सर्टिफिकेट है उसको भी हम लोग कॉम्पिटेंट पर्सन मानते हुए लैंप को चेक करने की जिम्मेदारी दे सकते हैं। फिर है रेगुलेशन 180 बताता है कि सेफ्टी लैंप को कहाँ कहाँ यूज करेंगे, है ना, तो हर सेफ्टी लैंप का एक नंबरिंग रहेगा जब तक वो यूज में रहेगा। ठीक है, और नंबर ऐसा रहेगा को साफ साफ दिखना चाहिए। और एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो लैंप रूम में रहेगा वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि कौन सा लैंप, किस नंबर का लैंप किस पर्सन को इशू हुआ है, और जब वो लैंप वापस लैंप रूम में रिटर्न करेगा उस समय भी वो उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। इफ एनी पर्सन रिटर्न्स टू द लैंप रूम ए लैंप अदर देन द वन इशूड टू हिम ही शैल एक्सप्लेन। सपोज किसी पर्सन ए को लैंप नंबर 25 इशू हुआ था और ये पर्सन वापस जब काम खत्म करके आया तो लैंप नंबर 28 इशू कर रहा है और रिटर्न कर रहा है, तो फिर ये जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो पूछेगा क्यों भाई, आपको तो 25 नंबर लैंप इशू हुआ था, आप 28 क्यों कर रहे हैं, तो वो पर्सन सफिशियंटली या जो भी अपना रीजन बताएगा वो इसको क्लियर क्लियर बताएगा कि क्यों ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, और अगर वो सही नहीं पा रहा है तो फिर वो मैनेजर को इन्फॉर्म कर सकते हैं इस संबंध में, है ना। No unauthorized person shall either himself take or give out any safety lamp from the lamp room. लैंप को कौन इशू करेगा, तो जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, जो लैंप रूम में बैठ रहे वही इशू करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जाएगा वो लैंप को उठा लेगा और फिर वो रिटर्न कर देगा, नहीं, कोई भी
अनऑथराइज्ड पर्सन सेफ्टी लैंप को टच भी नहीं करेगा, ठीक है। Every person who receives a lamp shall satisfy himself that it is complete and in good order, and should he find any defect therein, he shall immediately return it to the lamp room. कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन, सपोज ओवरमैन है, माइनिंग सरदार है, या फिर मैनेजर ही है ना, वो अगर लैंप रूम से लैंप इशू करा रहे हैं तो वो इशू कराने के बाद देखेंगे कि लैंप अच्छे कंडीशन में है कि नहीं, सेफ कंडीशन में है कि नहीं, प्रॉपरली लाइटेड है कि नहीं, ये सब सब देखने के बाद ही उसको अंदर लेके जाएंगे। कोई भी डिफिकल्टी अगर उनको लगा तो वो तुरंत लैंप रूम में लैंप को रिटर्न कर देंगे। कोई भी फॉल्टी लैंप अगर किसी को लग रहा है तो वो लेकर के माइंस के अंदर नहीं जाएंगे। कोई भी व्यक्ति लैंप को डैमेज नहीं करेगा या गलत तरीके से यूज नहीं करेगा, माइंस के अंदर खोलने का कोशिश नहीं करेगा, है? नहीं तो आग लगने, एक्सप्लोजन का खतरा बन सकता है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके पास जो सेफ्टी लैंप है वो डैमेज हो गया है, ही शैल एट वंस केयरफुली एक्सटिंग्विश द फ्लेम। तो वो क्या करेगा, उस फ्लेम सेफ्टी लैंप के सबसे पहले फ्लेम को बुझाएगा और वो अपने सुपीरियर ऑफिशियल को इन्फॉर्म करेगा। रेगुलेशन 181 बोलता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सेफ्टी लैंप। तो हर सेफ्टी लैंप को हम लोग प्रॉपरली असेंबल करेंगे, उसको अच्छे ऑर्डर में रखेंगे, और यदि उस लैंप को हम लोग डिफेक्टिव या डैमेज पाते हैं तो हम लोग यूज नहीं करेंगे जब तक कि उस डैमेज को, उस डिफेक्ट को हम लोग रेक्टिफाई ना कर दें। यदि किसी लैंप का वायर गॉज, जो दो वायर गॉज रहता है फ्लेम सेफ्टी लैंप में, वो अगर जल जाता है या टूट जाता है तो हम लोग क्या करेंगे कि उस गॉज को रिपेयर नहीं करेंगे, कोई भी टूटा हुआ गॉज को हम लोग डायरेक्ट फेंक देंगे। डैमेज्ड एंड डिफेक्टिव गॉजेस, ग्लासेस और अदर पार्ट्स ऑफ ए फ्लेम सेफ्टी लैंप शैल बी केप्ट और स्टोर शैल नॉट बी। तो कोई भी डैमेज्ड गॉज है, फूटा हुआ ग्लास है, तो उसको हम लोग सेफ्टी लैंप का या कोई ऐसा पार्ट है जो डिफेक्टिव हो चुका है जिसको हम लोग डिस्कार्ड कर दिए, उसको हम लोग लैंप रूम में स्टोर नहीं करेंगे ताकि कोई गलती से उसको लगा ना दे, उसको हम लोग बाहर फेंक देंगे, है ना। नो ग्लास ऑफ ए सेफ्टी लैंप एंड नो बल्ब ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेफ्टी लैंप shall be replaced एक्सेप्ट बाय ग्लास और बल्ब ऑफ सच टाइप एज द चीफ इंस्पेक्टर। सपोज किसी फ्लेम सेफ्टी लैंप का शीशा टूट जाता है तो हम लोग किसी नॉर्मल शीशे से उसको रिप्लेस नहीं कर देंगे। जो हम लोग कैप लैंप लेके जा रहे हैं उसका बल्ब फ्यूज हो जा रहा है या खराब हो जा रहा है तो उसको हम किसी भी अरे गरे बल्ब से या ग्लास से रिप्लेस नहीं करेंगे, उसको उसी बल्ब या उसी ग्लास से रिप्लेस करेंगे जो चीफ इंस्पेक्टर समय समय पे बताते रहेंगे कि इस कंपनी के इस मॉडल के इस बल्ब को कैप लैंप में लगाना है, इस कंपनी के इस ग्लास को फ्लेम सेफ्टी लैंप में लगाना है, या वीक है, बैटरी है, जो भी है वो सब सारा कुछ इंस्ट्रक्शन चीफ इंस्पेक्टर से आते रहेगा, हमको वैसा ही रिप्लेस करना है, ठीक है। कोई दूसरे लैंप लैंप के किसी पार्ट को किसी भी कंपनी के पार्ट से रिप्लेस नहीं करेंगे। अगर वैसा करेंगे तो फ्लेम सेफ्टी लैंप हो सके कि सेफ्टी के साथ हैम्पर हो जाए। और अगर इम्पोर्टेड लैंप है या कोई इम्पोर्टेड मशीन है उसको रिप्लेस करना है तो हो सकता है कि फौरन से वो तुरंत ना आ पाए, तो जो लोकल मेड है उसको हम लोग परमिशन लेके उससे रिप्लेस कर सकते हैं। फ्लेम सेफ्टी लैंप में कोई भी रिपेयर्ड पार्ट को हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। In every flame safety lamp kept for the purpose of inspection or of testing for or detecting the presence of inflammable gases, हाँ, तो कोई भी जो फ्लेम सेफ्टी लैंप के अंदर जो अप्रूव्ड ऑयल है उसी को यूज करेंगे, कोई दूसरे ऑयल को हम लोग यूज नहीं करेंगे फ्लेम सेफ्टी लैंप में, है ना। नो इलेक्ट्रिक सेफ्टी लैंप shall be issued for use unless the covers of the battery and of the headpiece are properly assembled, securely locked and sealed, and the battery is properly charged। तो हम लोग जो भी कैप लैंप लेके जा रहे हैं वो प्रॉपरली चार्ज, जो प्रॉपरली असेंबल्ड हो उसी कैप लैंप को हमको लेके जाना है। जो भी प्रॉपरली असेंबल्ड नहीं है, चार्ज नहीं है, वो हमको इशू नहीं किया जाएगा, ठीक है। और हम लोग जो कैप लैंप लेके जाएंगे उसको हम लोग तार से पकड़ के नहीं लटकाएंगे, उसको हम लोग प्रॉपरली हैंडल करेंगे कि खराब ना हो। रेगुलेशन 182 बोलता है कि हम लोग सेफ्टी लैंप रूम में क्या क्या सेफ्टी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेंगे, ठीक ठीक है। तो कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन लैंप रूम को में इंटर नहीं करेगा, लैंप रूम में कोई स्मोकिंग नहीं करेगा, ठीक है। जहां पर पेट्रोल, बेंजोल या अदर वोलाटाइल मटेरियल्स को यूज करें हम लोग सेफ्टी लैंप में, वहां पर हम लोग क्या क्या और प्रिकॉशंस लेंगे। तो लैंप
वो क्लीनिंग, फिटिंग और रिफिलिंग ये सेपरेट रूम में करेंगे या सेपरेट टेबल पे करेंगे। एक ही टेबल पे तीनों काम हम लोग नहीं करेंगे। उतना ही ऑयल वोलेटाइल स्पिरिट, हम नॉर्मल हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं उतना ही पेट्रोल हम लोग रखेंगे लैंप रूम में, ठीक है। साफ सफाई के लिए कुछ और भी स्पिरिट यूज कर सकते हैं। एक दिन का काम के लिए जितना लगे उतना ही हम लोग लैंप रूम में रखेंगे। एक्स्ट्रा हम लोग ये वोलेटाइल स्पिरिट को लैंप रूम में स्टोर नहीं करेंगे। Internal relighters shall not be taken out of lamps and cleaned, repaired or repeated on the same table। तो यदि रिलाइटिंग वाला लैंप है तो उसके अंदर जो इंटरनल रिलाइटर रहता है उसको बाहर निकालना, साफ करना, रिपेयर करना, रिफिटिंग करना, ये सब सब एक ही टेबल पे नहीं होगा, ठीक है। उस टेबल पे नहीं होगा जहाँ पर हम लोग लैंप्स को क्लीनिंग कर रहे हैं, उसको अलग टेबल पे हम लोग करेंगे, ठीक है। और लैंप रूम में हम लोग सफिशियंट क्वांटिटी में फायर एक्सटिंग्विशर लगा के रखेंगे ताकि किसी टाइप का एक्सीडेंट हो, किसी टाइप का फायर लगने का चांस बनता है तो हम लोग इमीडिएटली उस फायर को एक्सटिंग्विश कर पाए, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग, आज का क्लास में तो नहीं देख पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे देखते हैं। हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन या स्टैंडर्ड ऑफ लाइटनिंग कितना है। उसके लिए एक डीजीएमएस का सर्कुलर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लाइटनिंग, है ना, कि कहाँ पर हमको कितना लाइट रखना है। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये डीजीएमएस सर्कुलर 6 ऑफ 2016 जो कि बात करता है कि अंडरग्राउंड माइंस के किस पार्ट में कितना लाइट या कितना लाइट इंटेंसिटी होना चाहिए, कितना लक्स होना चाहिए, हम लोग उस नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.